केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के चयन में जुटी हुई है कांग्रेस और आज हाईकमान के पास कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का पैनल जाएगा। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर वर्चुअल मीटिंग करेंगे कांग्रेस के नेता। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। कांग्रेस से 13 लोगों ने उपचुनाव के लिए जो है दावेदारी की है। मीटिंग में 13 दावेदारों में से 3 नामों का चयन होगा। मीटिंग के बाद हाईकमान को 3 नामों का जो है पैनल भेजा जाएगा और आज से केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। तो केदारनाथ सीट पर जो है उपचुनाव होना है, जिसको लेकर आज से ही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। और उत्तराखंड कांग्रेस जो है उपचुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के चयन में जो कांग्रेस है वो जोरों शोरों से जुट गई है। 3 नामों का जो पैनल है वो हाईकमान को भेजा जाएगा। कांग्रेस से 13 लोगों ने उपचुनाव के लिए दावेदारी की है, लेकिन 3 नामों का ही जो है चयन होगा। 3 नामों का जो पैनल है वो आगे हाईकमान को भेजा जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राव शफात अली जो है उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। राव शफात, जिस तरह से केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर जो कांग्रेस है वो भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि दावेदारियां काफी की जा रही हैं, लेकिन 3 नामों का जो चयन है वो होगा। 3 नामों का जो पैनल है वो हाईकमान को सौंपा जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? कौन से वो 3 नाम हो सकते हैं? देखिए तमन्ना, एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी परीक्षा का ये दिन कह सकते हैं, क्योंकि 20 नवंबर को उपचुनाव होना है और केदारनाथ की जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक मायनों से, खासकर बीजेपी के लिए। बड़ी परीक्षा और चुनौतीपूर्ण परीक्षा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हालिया जो उपचुनाव हुए थे 2 सीटों पर, बद्रीनाथ की सीट है और मंगलौर की सीट है, वहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था और खुशी की लहर थी कांग्रेस के भीतर काफी लंबे समय बाद, क्योंकि जीत का स्वाद चखा था कांग्रेस ने। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में केदारनाथ की जो सीट है इस पर उपचुनाव में टक्कर होगी और ये बहुत चुनौतीपूर्ण टक्कर होगी। लेकिन अगर दावेदारों की बात करें तो बीजेपी की ओर से भी लंबी फहरिस्त है दावेदारों की और कांग्रेस की ओर से भी लंबी फहरिस्त है। दोनों पार्टियां नहीं चाहती, कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। उनको चाहिए जो जिताऊ प्रत्याशी हो इस सीट पर। और एक पैनल तैयार किया गया है, क्योंकि ऑब्जर्वर वहां पर गए थे, जो पर्यवेक्षक है वो गए थे वहां पर। उन्होंने देखा कि समीकरण क्या हो सकते हैं। बीजेपी के जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने उन नेताओं से बात की जो वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। और खास बात यह है कि बीजेपी की ओर से 5-5 मंत्री उस इलाके में गए हैं, जनता से बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि जो 2 उपचुनाव बीजेपी हारी है इस बार फिर वही हालात उसके सामने पैदा हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बीजेपी फूक करके कदम रख रही है। वो चाहती है कि कोई जिताऊ प्रत्याशी ऐसा हो, क्योंकि शैला रानी रावत का निधन हुआ था, ये सीट खाली हुई थी और दावा यह भी किया जा रहा है कि उनकी पुत्री को भी टिकट दिया जा सकता है, ऐश्वर्या रावत को टिकट दिया जा सकता है। और दूसरे जो पैनल के नाम है वो भी वहां पर तैयार है। लेकिन कांग्रेस के अंदर उत्साह इस बात को लेकर के है कि 2 सीटें जो अभी हालिया जीती हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर, कांग्रेस को लगता है कि केदारनाथ की सीट भी बहुत आसान हो सकती है। यहाँ पर अगर बड़े नामों की बात करते हैं तमन्ना, देखिए हालांकि वर्चुअल मीटिंग होनी है और आज या कल में यह फैसला हो जाएगा कि कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी है और यह बीजेपी की ओर से कौन प्रत्याशी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ हरक सिंह रावत का नाम भी फहरिस्त में पहले नंबर पर है। हरक सिंह रावत को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है, बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। और दूसरा, क्योंकि जो पूर्व विधायक रहे हैं मनोज रावत इस सीट पर रहे हैं, क्योंकि खिलारानी रावत से पहले मनोज रावत ही यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, तो उनका नाम भी इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है। इसके साथ बहुत सारे दावेदार हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। शिषपाल बिष्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, अलग अलग नामों के पैनल। लेकिन ये मुख्य नामों की चर्चा मैंने की है कि जो मुख्य नाम है इनमें से किसी एक नाम पर मोहर लग सकती है। हालांकि आलाकमान ये फैसला करेगा, क्योंकि अब जो लिस्ट है वो आलाकमान के पास पहुंचेगी, उसके बाद वहां से कोई फैसला आएगा कि किसको कांग्रेस ने अपना टिकट दिया। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो उपचुनाव है ये बीजेपी और कांग्रेस की साख का और नाक का सवाल है। बीजेपी नहीं चाहती कि जो हार अभी उसने देखी है वो एक बार फिर से हार का मुंह उसको वहां पर देखना पड़े। इसी वजह से जो 5 मंत्री हैं वो फील्ड में है, जो विधायक हैं वो फील्ड में है, जितने भी पदाधिकारी हैं बड़े वो फील्ड में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वहां पर लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए केदार धाम में प्रधानमंत्री हमेशा से आते रहे हैं और ये चर्चा का विषय भी हमेशा से रहा है। और एक खास लगाव पीएम को वहां से है। मंत्री भी इसका जिक्र करते हैं जब फील्ड में जाते हैं, जनता के पास जाते हैं। राज्य सरकार ने भी बहुत बड़ी सौगात उस क्षेत्र के लिए दिए हैं। हालिया अगर अभी नजर डालें तो तमाम जो रणनीति है इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बन रही है कि किस प्रत्याशी के नाम पर यह मोहर लगेगी और कौन सी पार्टी जीतेगी, तो आने वाला वक्त तय करेगा। जी समझना।
बिल्कुल राशिफात, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां देख रहे हैं, दोनों ही पार्टियों में जो है कांटे की टक्कर है। एक और बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है ये सीट बचाना, क्योंकि पहले जब दो सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस के खाते में दोनों सीटें गई थी। अब इस बार बीजेपी के लिए क्या बड़ी चुनौती है और कांग्रेस को किन चीजों का खास ख्याल रखना होगा कि ये सीट भी उनके हाथ से ना जाने पाए? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तमन्ना। देखिए, बड़ी चुनौती है, बहुत कठिनाई है बीजेपी के लिए, क्योंकि दो सीटें जिस पर उपचुनाव हुए थे, मंगलौर और बद्रीनाथ, बहुत महत्वपूर्ण सीट थी, कांटे की टक्कर थी। लेकिन बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस ने इस पर जीत दर्ज कराई थी। हालांकि बीजेपी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा एक बार फिर से सत्ता में लौटी थी। और ये जो कहा जाता था कि दोबारा से सरकार वापस नहीं आती, तो इस बात को भी गलत साबित किया था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से काम कर रहे थे, उनके काम को जनता ने पसंद किया और यही वजह है कि एक बार फिर से भाजपा राज्य में सत्ता में लौटी। लेकिन सत्ता में लौटने के बाद, उसके बाद, क्योंकि केंद्र सरकार भी बहुत सहयोग करती है राज्य सरकार का यहाँ के विकास कार्यों का, उसके बावजूद दो उपचुनाव होते हैं और दोनों उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे। मंगलौर का भी बात करें या फिर बद्रीनाथ की बात करें, लेकिन इसमें बीजेपी अपनी जीत को दर्ज नहीं करा पाई। बड़े बड़े नेता यहाँ आए, रैलियां यहाँ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने जीत नहीं देगी। अब सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के लिए है, क्योंकि देखिए, एक सत्तारूढ़ पार्टी है और दोबारा से सत्ता में लौट करके आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का एक अलग लगाव केदारनाथ की सीट से माना जाता है, वो आते रहते हैं। तो ये तमाम चुनौतियां बीजेपी के सामने है कि जो दो पिछली हार देखी है बीजेपी ने, क्या इस बार वो अपनी जीत को दर्ज करा पाएगी? ये सबसे बड़ी साख है बीजेपी की। और दूसरा, अगर कांग्रेस की बात करें, जैसा आपने अभी जिक्र किया, तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत है। देखिए तमन्ना, गुटबाजी को रोकने के लिए प्रयास किया जाता है। जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये कोशिश करते हैं गुटबाजी ना हो, लेकिन बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि हर एक प्लेटफॉर्म पर जब भी कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है तो गुटबाजी नजर आती है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष का गुट अलग नजर आता है, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनका गुट अलग नजर आता है। तो बिल्कुल कांग्रेस राशिफात, को और इसी सबसे का जो पहले नुकसान है वो कांग्रेस को गुटबाजी को रोकना। इस नहीं बल्कि कई राज्यों में जो है देखने को मिलता है, ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि अगर हम और राज्यों की बात भी करें तो वहां भी कांग्रेस में जो है गुटबाजी देखने को मिलती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं नुकसान जरूर झेलना पड़ता है। लेकिन अब देखना होगा कि जब इस सीट पर उपचुनाव होते हैं, क्या कांग्रेस के खाते में सीट जाती है या बीजेपी इस पर बाजी मारेगी। बहुत शुक्रिया राशिफात इस पर जो है तमाम जानकारी देने के लिए।